Hello everyone and welcome to LK Academy online session. I hope you guys are doing great. So today we'll see a very interesting topic in banking which is your introduction part only. But जब हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था तब उसमें काफ़ी सारी टर्म्स देखी थी कि बैंकिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ बैंकिंग क्या होती है, आरबीआई क्या होते हैं, ऑल्सो आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या होते हैं. सो इस स्लाइड में या इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे वही सारी टर्म्स बट इन द फॉर्म ऑफ एनिमेशन और वीडियो और विजुअल्स सो दैट आपको और क्लियर होगा कि बैंकिंग कैसे वर्क करती है एंड ये सारे फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं. हम वन बाय वन डिपॉजिट्स भी देखेंगे, कार्ड्स भी देखेंगे एंड टाइप्स ऑफ बैंकिंग, आरबीआई सबके फंक्शंस एंड रोल देखेंगे. बट उससे पहले लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ अ स्मॉल क्लिप सो दैट आपको और क्लियर होगा दैट व्हाट इज बैंकिंग. सो हियर वी गो. Banking, finance, monetary establishments, an entire industry. It sure isn't what it used to be. And as technology advances, it can't afford to be the same either. Because customers have changed how they do things, they demand that you change too. The change is the only way forward. Yes, change is the only way forward. So with this we are moving forward and let's now start. So what is bank? अगर बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी में समझे कि बैंक क्या होता है तो हम बोल सकते हैं कि बैंक आर द लीगल बॉडी और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच आर लाइसेंस्ड टू टेक बोरो एंड गिव लोन्स. तो अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में समझे तो बैंक के दो काम होते हैं, बोरोइंग का एंड लेंडिंग का. सो बैंक क्या करती है कि कस्टमर से मनी बोरो करती है इन द फॉर्म ऑफ कासा एंड राफा जो हमने पढ़ा था विच इज करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, और वो मनी लेंड करती है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स. सो बैंक के प्राइमरीली दो फंक्शन होते हैं, बोरोइंग का एंड लेंडिंग का. और ये जितनी भी बैंक्स है वो सब रजिस्टर होती है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949. तो इन सब बैंक का जो बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है वो आता है बीआर एक्ट 1949 के अंडर. एंड जितनी भी बैंक की एक्टिविटीज होती है वो सब आती है आरबीआई एक्ट दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के अंडर. सो हम देख सकते हैं कि बैंक का वर्क क्या होता है, दैट इट डिपॉजिट द मनी. सबसे पहला काम होगा कि बैंक मनी डिपॉजिट करती है कस्टमर के इन द फॉर्म ऑफ कासा एंड राफा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट. ये इसका प्राइमरी फंक्शन होता है बैंक का. और ऐसी बैंक जो ये दोनों फंक्शन करती है दैट इज मनी डिपॉजिट करती है एंड लोन्स लेंड करती है, उनको हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स. नेक्स्ट है बैंक पेज इंटरेस्ट. तो जब भी आप बैंक में मनी डिपॉजिट कराते हो तो उसके रिस्पेक्ट में बैंक आपको इंटरेस्ट देती है और वो इंटरेस्ट वेरी करता है आपके अकाउंट टू अकाउंट एंड बैंक टू बैंक. फॉर एग्जांपल अगर आपका करंट अकाउंट है तो आपको उस पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, फिर आपको थोड़ा इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग अकाउंट पे, फिर उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा रेकरिंग पे एंड हाईएस्ट इंटरेस्ट आपको मिलता है फिक्स्ड डिपॉजिट पे. पर ये वेरी करता रहता है. जैसे कि अगर आपने एसबीआई में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कराया है तो आपको 3.5% का इंटरेस्ट मिलेगा. ऑल्सो वो इंटरेस्ट ज़्यादा होगा अगर आप प्राइवेट में जाते हैं और ज़्यादा होगा अगर एनबीएफसीज में जाते हैं. सो ये इंटरेस्ट वेरी करता रहता है बैंक टू बैंक एंड टाइम टू टाइम. नेक्स्ट बैंक का काम होता है दैट इट लेंड्स मनी. तो बैंक क्या करता है कि आपको मनी लेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स. अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप बैंक से लोन लेते हैं बट उसके बदले बैंक आप पे एक इंटरेस्ट चार्ज करता है. उस वे में बैंक को प्रॉफिट होता है. कैसे कि मान लो आपने कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैंक से लोन लिया, अब बैंक आप पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा कि जब तक आप अपना लोन पे नहीं करते आपको इस इंटरेस्ट पे बैंक को पैसे देते रहना है. वो जो इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है लोन के बदले वो बहुत ज़्यादा होता है बदले में कि जो इंटरेस्ट वो डिपॉजिट पे देता है. मान लो कि आपने बैंक में डिपॉजिट ओपन करवाया कोई भी तरह का और बैंक ने आपको से 6% का इंटरेस्ट दिया आपके अकाउंट पे, और अब आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक आप पे इंटरेस्ट चार्ज करता है 12% का. तो ये जो डिफरेंस होता है 6 एंड 12% का से 6%, वही प्रॉफिट होता है जो बैंक अर्न करती है. इस तरह का जो इंटरेस्ट बैंक अर्न करती है उसे हम बैंक को बोलते हैं कि वो प्रॉफिट सिचुएशन में चला जाता है. बहुत बार ऐसा होता है कि लोग लोन ले लेते हैं बट पे नहीं कर पाते बैंक को, तो उन लोन्स को हम बोलते हैं बैड लोन्स, और उस सिचुएशन में बैंक बन जाती है एक नॉन परफॉर्मिंग असेट जिसको हम बाद में पढ़ेंगे. नेक्स्ट वर्क होता है बैंक का प्रॉपर्टी में हेल्प करना. अगर मॉर्टगेज रिलेटेड कुछ भी काम है तो
उसके बाद आता है अगर किसी को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या कॉर्पोरेट फाइनेंस वर्क के लिए हेल्प चाहिए, मनी लोन चाहिए, तो भी बैंक हेल्प करता है। एंड लास्टली बैंक आपको प्रोवाइड करता है इजी एक्सेस टू एटीएम। अगर आप एटीएम में जाते हैं तो आपको बैंक की ब्रांच पे एक्चुअली विजिट नहीं करना पड़ेगा एंड एटीएम से ही आपके सारे ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे। सो बैंक का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होता है एटीएम, जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, फंक्शंस ऑफ बैंक। सो बैंक के क्या क्या फंक्शन होते हैं हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सी, बैंक का प्राइमरी जो फंक्शन होता है वो बोरोइंग एंड लेंडिंग का ही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन बैंक परफॉर्म करती है वो मनी को डिपॉजिट करना एंड लोन को लेंड करना। सो इसके प्राइमरी फंक्शन एक्सेप्ट डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट, करंट अकाउंट एंड रेकरिंग अकाउंट, और ग्रांटिंग एडवांसेस इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। एडवांस शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं। सो इसके प्राइमरी फंक्शन में एक आता है ग्रांटिंग एडवांस विच इज इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद बैंक के आते हैं सेकेंडरी फंक्शन, जिसमें होते हैं एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन के अंदर बैंक आपको फंड ट्रांसफर की फैसिलिटी देता है, अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी ट्रांसफर करना है तो, और आपको पीरियोडिक कलेक्शंस की फैसिलिटी लेता है। ऑल्सो बैंक आपको फैसिलिटी देता है आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, एंड बहुत सारे दूसरे एजेंसी फंक्शंस होते हैं। और बैंक आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जांपल आपको चेक फैसिलिटी, ड्राफ्ट फैसिलिटी, ऑल्सो लॉकर की फैसिलिटी। सो आपका मनी जितना भी सिक्योर्ड होता है वो सब बैंक के सेकेंडरी फंक्शन में कंसिडर किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि डिपॉजिट्स कितने तरह के होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि दो फेमस डिपॉजिट है, दैट इज करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, जिसमें कि आप अपना मनी डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब उनको डिटेल में पढ़ते हैं। सी, करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर अपने पर्सनल वर्क के लिए ओपन करवाता है, तो उसे हम बोलते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में बैंक आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं देती है। नेक्स्ट आता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट वो होता है जो कोई भी सैलराइड पर्सन या जो डेली वेजेस पे कमाता है या कोई भी कॉमन पीपल अपने अकाउंट में ओपन करवाता है बहुत मिनिमल मनी के साथ, वो कहलाता है सेविंग अकाउंट। सो सेविंग अकाउंट में बैंक आपको इंटरेस्ट भी देती है और वो इंटरेस्ट वेरी करता है, हर बैंक का अलग अलग रहता है। ओके, सो नाउ हम देखेंगे कि जो करंट अकाउंट होता है उसमें बैंक आपको एक और चीज प्रोवाइड करती है जिसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मान लो कि आपके करंट अकाउंट में 50,000 रुपीज है। अब आपको किसी थर्ड पार्टी को 1,50,000 पे करना है। सो बैंक आपको प्रोवाइड करवाती है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, जिसमें कि वो आपको 1 लाख दे रही है। अब आपके कार्ड में 50,000 है, स्टिल आप उस थर्ड पार्टी को 1,50,000 पे कर सकते हैं। वाई? बिकॉज वो 1 लाख बैंक ने आपको दिए। सो लेटर बैंक आपसे वो वापस ले लेती है और उस पर अगर आप नहीं देते हैं तो फाइन पे करना पड़ता है आपको। सो ये जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है ये हमको करंट अकाउंट में मिलती है, सेविंग अकाउंट में नहीं मिलती। नेक्स्ट हम डिफरेंस देखेंगे कि जो आपका सेविंग अकाउंट होता है वो आप उसमें लिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मतलब दिन में आपके कुछ फिक्स ट्रांजैक्शंस होते हैं, बैंक टू बैंक ये भी वेरी करता है, 3 to 4 टाइम्स ही आप कर सकते हैं। वेयरएज करंट अकाउंट में आप मैक्सिमम अमाउंट से लेके मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप दिन में जितनी बार चाहे अपना पैसा निकलवा सकते हैं और कितना भी पैसा निकलवा सकते हैं। सो ये नेक्स्ट डिफरेंस है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में। सो करंट अकाउंट के नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अनलिमिटेड होते हैं। ऑल्सो अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे तो जो सेविंग अकाउंट होता है वो इंडिविजुअल के लिए होता है जिसपे कि आपको इंटरेस्ट मिलता है, वेयरएज जो ये करंट अकाउंट होता है वो बिजनेसमैन के लिए होता है और उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सो लेट्स टेक अ लुक दैट सेविंग अकाउंट इज एन अकाउंट फॉर द इंडिविजुअल्स हु लाइक टू सेव फॉर द मीटिंग फॉर देयर फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स, and current account refer to the active account which are meant for day to day monetary transactions। आपके ये सूटेबल है इंडिविजुअल के लिए, करंट अकाउंट है बिजनेसमैन के लिए। सेविंग पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इसके अंदर विड्रॉवल लिमिटेड होते हैं, वेयरएज करंट अकाउंट के अंदर अनलिमिटेड विड्रॉवल की फैसिलिटी होती है। सेविंग अकाउंट में लेस अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ सेविंग बैंक अकाउंट, बहुत कम अमाउंट से भी आप अपना सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड करंट अकाउंट के लिए आपको हायर अमाउंट चाहिए।
और पासबुक भी आप इशू करवा सकते हैं अपने सेविंग बैंक अकाउंट के लिए, वेराज करंट अकाउंट के लिए आप पासबुक नहीं इशू करवा सकते। सो ये बेसिक डिफरेंस है करंट अकाउंट में एंड सेविंग अकाउंट में। अब ये जो दोनों होते हैं करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, इनको हम डिमांड लाइबिलिटीज बोलते हैं, उसको समझते हैं। सी द टर्म डिमांड लाइबिलिटीज। सी क्या होता है कि करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में कस्टमर बैंक के पास जाके अपने पैसे के लिए कभी भी डिमांड कर सकता है, चाहे वो पब्लिक हॉलीडेज हो या फिर ओवरनाइट हो। जब भी कस्टमर को उसके पैसे की जरूरत है वो बैंक को डिमांड कर सकता है। इसलिए जो कासा होता है उसको हम डिमांड बोलते हैं। ऑल्सो जो कासा एंड राफा दोनों हैं वो लाइबिलिटीज कहलाती है बैंक के लिए। अब हम दो और नई टर्म समझते हैं, असेट एंड लाइबिलिटीज। सी असेट क्या होता है, बहुत सिंपल टर्म्स में समझे तो वो पैसा जो कि लास्ट में आपके पॉकेट में आने ही वाला है उसको हम बोलते हैं असेट। एंड लाइबिलिटीज क्या होती है, वो मनी या वो अमाउंट जो लास्टली आपके पॉकेट से चला जाता है। सो बैंक के लिए डिपॉजिट जो होती है वो लाइबिलिटीज होती है, क्योंकि बैंक कस्टमर से पैसा लेके रखता है बट किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसको कस्टमर को पे करना ही है। वो पैसा बैंक का नहीं है, उसको एक चाहे वो कुछ भी टाइम पीरियड के लिए रखे या कितना भी इंटरेस्ट चार्ज करे, बट उसके बाद तो बैंक को कस्टमर को देना ही है। तो जो भी डिपॉजिट्स होते हैं वो बैंक के लिए लाइबिलिटीज हो जाती है। लेकिन जो लोन्स होते हैं जो कि बैंक कस्टमर को देती है, बट उन्हें पता है कि कभी ना कभी वो कस्टमर से लोन वापस लेगी ही, जितना भी लोन का पैसा दिया है वो वापस फेच करेगी। तो जो लोन्स होते हैं वो बैंक के लिए असेट बन जाते हैं। इसलिए जो करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होता है उसको हम डिमांड लाइबिलिटीज बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, सी फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर आप किसी लमसम अमाउंट को या बड़े अमाउंट को एक साथ बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं और ये लंबे टाइम तक के लिए बैंक में रहता है। ऑल्सो जो इस पे इंटरेस्ट होता है वो बहुत हाई होता है। सो फिक्स्ड डिपॉजिट पे रफली 6 to 8% के मार्जिन पे अलग अलग बैंक इंटरेस्ट देती है। सो दिस इज कॉल्ड एज फिक्स्ड डिपॉजिट, और उसको आप एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ मेच्योरिटी जिसको हम टाइम बोलते हैं उससे पहले ब्रेक नहीं करवा सकते। मान लो अगर आपने अपना एफडी अकाउंट ब्रेक भी करवाया तो आपको कुछ एक फाइन है जो बैंक को पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है रेकरिंग डिपॉजिट। रेकर का मतलब होता है वो चीज जो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट होने वाली है। सो रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि आप अपना जो बैंक में मनी डिपॉजिट करवाते हैं उसको एवरी मंथ रिपीट करना होता है। मान लो कि आपने पहले महीने 5000 अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कराया। अब आपको हर महीने एक डेट से पहले वो 5000 मनी डिपॉजिट करवाते ही रहना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज रेकरिंग डिपॉजिट। कुछ और डिफरेंसेस देखेंगे। जो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है वो आप मिनिमम 1000 रुपीज से स्टार्ट करवा सकते हैं और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी अमाउंट का एफडी बनवा सकते हैं। नेक्स्ट जो रेकरिंग डिपॉजिट होता है वो मिनिमम आप 100 रुपीज से भी स्टार्ट करवा सकते हैं। सो आप 100 रुपए से अपना आरडी का खाता खोल सकते हैं। सो ऐसे लोग जिनकी नई नई सैलरी आने स्टार्ट हुई है या ऐसे लोग जो कि सेविंग में बिलीव करते हैं वो अपना आरडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सो इट इज मिनिमम लिमिट ऑफ 100 रुपीज पर मंथ, और इसकी भी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी अमाउंट अपने आरडी में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइम क्या होता है एफडी एंड आरडी का। सो सी एफडी का मिनिमम टाइम होता है 7 डेज। आपको अगर अपना एफडी ब्रेक करवाना है तो आप 7 दिन में ब्रेक करवा सकते हैं। एंड मैक्सिमम होता है 10 ईयर्स। 10 ईयर्स तक आपको अपना एफडी रखना होता है। इसी तरह जो आरडी होता है उसका जो मिनिमम टाइम है वो है 6 मंथ्स का और जो मैक्सिमम टाइम है वो है 10 ईयर्स का। तो मान लो आपके एफडी में 10 लाख रुपए है जिसको आपने 8% पर एनम के हिसाब से 10 ईयर्स तक के लिए रखा। एंड आपके आरडी में मान लो अगर आप 5000 एवरी मंथ भी डलवाते हैं तो 7.5% पर एनम के लिए आपने 10 साल तक के लिए रखा। सो ये डिफरेंस होते हैं एफडी एंड आरडी में। हम और समझेंगे। So an recurring deposit or RD is a kind of bank account in which a customer has to deposit a fixed sum of money in short intervals for a long time. हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा आपको जमा करवाना ही है। FD जो होता है उसके अंदर यूजर्स इन्वेस्ट करते हैं मनी फॉर अ लॉन्ग टाइम इन लमसम। लमसम में वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं बैंक के अंदर।
जो इंटरेस्ट रेट होती है आरडी के अंदर वो 8 to 8.5% रहती है, और जो एफडी में होती है वो भी 8% से 8.5% रहती है, बट जनरली हायर देन आरडी होती है। जो भी एफडी की इंटरेस्ट रेट होगी वो ऑलवेज हायर देन आरडी ही रहेगा। अगर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट देखें तो आरडी के अंदर रिपीटेड इन्वेस्टमेंट होते हैं फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, और वो सेम अमाउंट के होते हैं। से अगर पहले महीने में 5,000 डलवाए तो आपको अब हर महीने 5,000 ही डलवाने होंगे। और जो एफडी होता है उसके अंदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, वो भी लम सम में। सो एफडी के अंदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट, दैट टू इन लम सम। एंड लास्टली जो मिनिमम अमाउंट होता है जिससे आप अपना आरडी ओपन करवा सकते हैं वो है 100, एंड जो एफडी का मिनिमम अमाउंट होता है वो है 1000। हमने देखा कि बैंक दो तरह के एक्शंस परफॉर्म करता है, असेट्स के एंड लाइबिलिटीज के। असेट वो होता है जो लास्टली आपके पास आने ही वाला है, तो बैंक के लिए जो असेट है वो उसके लोन्स हो जाते हैं, एंड लाइबिलिटीज वो पैसा होता है जो कि आपको कभी ना कभी देना ही है। तो जो डिपॉजिट्स होते हैं वो बैंक के लिए लाइबिलिटीज हो जाती है। बैंक दो तरह की लाइबिलिटीज परफॉर्म करता है, डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। तो एफडी एंड आरडी को हम टर्म लाइबिलिटीज इसलिए कहते हैं क्योंकि बैंक एक टाइम बाउंड कर देता है कि इतने टाइम बाद ही आप अपना एफडी एंड आरडी अकाउंट ब्रेक करवा सकते हैं, जबकि जो सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट होता है वो कस्टमर की डिमांड पे होता है। इसलिए जो कासा होता है उसको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, एंड जो राफा होता है उसे हम टर्म एंड टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। बैंक के असेट्स हो गए लोन्स एंड एडवांसेस। जो लोन्स होते हैं बैंक के, जो बैंक लेंड करती है, वो टू टाइप्स के होते हैं, या तो रिटेल लोन होते हैं या होलसेल लोन होते हैं। जो रिटेल लोन रहते हैं बैंक के वो पर्सनल लोन होते हैं, फॉर एग्जांपल कार लोन, होम लोन या एजुकेशन लोन। और जो होलसेल होते हैं वो किसी बिजनेसमैन के, एंटरप्रेन्योर के या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए जो सैंक्शन करती है बैंक, वो कहलाते हैं होलसेल लेंडिंग। उसके बाद बैंक प्रोवाइड करती है फैसिलिटी ऑफ कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, जिसको हम समझते हैं। ऑल्सो जो हमने अभी पढ़ा डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट, उसको टुगेदर एक टर्म बोलते हैं एनडीटीएल, जो बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, व्हाट इज एनडीटीएल। एनडीटीएल होता है नेट डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटीज। एनडीटीएल विच इज योर नेट डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटीज, ये टर्म का एब्रीवेशन काफी बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ पे एन जो नेट होता है वो आपका ओवरऑल या एनुअल या टोटल प्रॉफिट होता है। टर्म जो होती है वो होती है फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, और जो डिमांड होती है वो होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, और लाइबिलिटीज वो पैसा होता है जो बैंक को कभी ना कभी पे करना ही है। एनडीटीएल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम देखते हैं कि कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट फैसिलिटी एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये जो दोनों फैसिलिटी है ये बेसिकली आपको करंट अकाउंट पे या आपके एक्टिव अकाउंट पे दी जाती है, ये आपको सेविंग अकाउंट पे नहीं मिलेगा। दिस इज अवेलेबल ओनली फॉर योर करंट अकाउंट। कैश क्रेडिट क्या होता है? कैश क्रेडिट इज अ टाइप ऑफ अ शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइडेड टू कंपनीज टू फुलफिल देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मान लो किसी कंपनी का स्टार्टअप है, उन्होंने अभी अपना कंपनी शुरू किया है, वो कंपनी को कैश की ज़रूरत है, बट इनिशियली उनके पास इतना अमाउंट नहीं है कि वो सारा सेटअप कर सके। उस टाइम बैंक कैश क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है इन कंपनीज को, उनको हेल्प करने के लिए। और ये जो फैसिलिटी है वो बैंक लेती है स्टॉक या डेप्टर्स के रिस्पॉन्स में। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ए ओपन हुई है जिसने अभी अपना स्टार्टअप शुरू किया है, अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इनिशियली हाई इन्वेस्ट कर सके। कंपनी बैंक के पास जाएगी और उनसे कैश क्रेडिट मांगेगी। बैंक उनसे कोई भी तरह का सिक्योरिटी, जिसको हम यूजुअली स्टॉक बोलते हैं, वो लेगी एंड कहेगी कि आप अपना ये स्टॉक, चाहे वो कोई लैंड हो या प्रॉपर्टी हो, वो हमारे पास गिरवी रखवाओ, एंड जब आप हमारा पेमेंट दे देंगे तब आप अपना स्टॉक वापस ले लेना। जब बैंक स्टॉक को एज अ सिक्योरिटी अपने पास रखती है एंड किसी भी पार्टी को मनी देती है, उसको हम बोलते हैं फैसिलिटी ऑफ कैश क्रेडिट। ये जो कैश क्रेडिट है ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन ही है जो बैंक किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को या लोकल जो फाइनेंशियल बॉडीज होती है जो अपना ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना चाहते हैं, उनको देती है। नेक्स्ट आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी।
सी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी बैंक प्रोवाइड करती है कंपनीज को ताकि वो मोर मनी विड्रॉ कर सके इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैलेंस अकाउंट। जैसा कि हमने समझा था पहले भी कि करंट अकाउंट में मान लो आपके पास ज़्यादा बैलेंस नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी को हाई बैलेंस पे करना है तो आप उस टाइम अपने करंट अकाउंट से पे कर सकते हैं, जो कि बैंक के बिहाफ से कट जाता है और लेटर आपको वो अमाउंट बैंक को पे करना होता है। सो इट इज नॉर्मली गिवन ऑन सिक्योरिटी ऑफ अ फिक्स्ड असेट। ये फिक्स्ड असेट की सिक्योरिटी पे दिया जाता है। अब हम समझेंगे व्हाट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, जिसमें बैंक बाइज द बिल, जिसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं या प्रॉमिसरी नोट या पी नोट भी बोलते हैं, बिफोर इट इज ड्यू एंड क्रेडिट्स द वैल्यू ऑफ द बिल आफ्टर अ डिस्काउंट चार्ज टू द कस्टमर। द ट्रांजैक्शन is practically an advance against the security of the bill, and discount represents the interest on the advance from the date of purchase of the bill until it is due for the payment. So discounting of bills क्या होता है? C, इसे एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। मान लो कि कोई पार्टी A है और एक पार्टी B है। अब B के पास काफी सारे गुड्स एंड प्रोडक्ट्स हैं जो कि A को खरीदने हैं, बट अभी ए के पास पैसा नहीं है गुड्स एंड प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। तो पार्टी ए क्या करेगी कि वो बी के पास जाएगी एंड बी को बोलेगी कि तुम्हारा ये जितना भी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स है वो हमें दे दो, एंड अभी हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन जब पैसा आएगा तब हम तुमको पे करेंगे। मीनवाइल हम तुमको एक बिल ऑफ एक्सचेंज देते हैं, जिसको प्रॉमिसरी नोट भी बोलते हैं, जिस पे लिखा होता है कि हम ये गुड्स एंड प्रोडक्ट्स इस पार्टी से खरीद रहे हैं और जब भी हमारे पास पैसा आएगा तब हम उसको पे कर देंगे। सो पार्टी बी अग्री करती है, वो अपने गुड्स एंड प्रोडक्ट्स पार्टी ए को दे देती है एंड उससे वो बिल ऑफ एक्सचेंज या वो पी नोट या प्रॉमिसरी नोट ले लेती है। तो इस तरह ए के पास गुड्स एंड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अब पार्टी बी को पैसे की इमीडिएट ज़रूरत पड़ती है, तो वो ए से तो ले नहीं सकती बिकॉज ए के पास तो नहीं पैसे हैं। सो पार्टी बी क्या करती है, उस टाइम पे बैंक के पास जाती है। नाउ दिस बैंक, जो कि फाइनेंशियल हेल्प करेगी पार्टी बी की, वो उनसे वो प्रॉमिसरी नोट लेती है एंड उसके बदले उनको पैसे देती है। पार्टी बी बोलती है कि मैंने पार्टी ए से मान लो 90 लाख का गुड्स एंड प्रोडक्ट्स दिया और उसके बदले ये प्रॉमिसरी नोट लिया है, सो जब भी ए के पास पैसा आएगा तब वो दे देगा। तो बैंक क्या करती है कि पार्टी बी को पूरे 90 लाख नहीं देती, नहीं तो बैंक को लॉस होगा। सो बैंक अपना प्रॉफिट बनाने के लिए 90 डेज का 90 लाख पे इंटरेस्ट काटती है एंड कुछ कम अमाउंट, फॉर एग्जांपल 90 लाख नहीं देके कुछ कम अमाउंट देती है और बी वो पैसा लेके आउट ऑफ सीन हो जाता है। अब पार्टी बी का कोई रोल नहीं है, उसने बैंक को प्रॉमिसरी नोट दे दिया, बैंक ने उसको थोड़ा कम पैसा दे दिया और बी का काम खत्म। अब जो डीलिंग होती है वो पार्टी ए एंड बैंक के बीच में होती है। अब बैंक वो प्रॉमिसरी नोट अपने पास रखता है एंड वो पार्टी ए को 90 डेज तक कुछ नहीं कहता, क्योंकि जो डील साइन हुआ है वो 90 डेज का है। 90 डेज के बाद बैंक वो प्रॉमिसरी नोट लेके पार्टी ए के पास जाता है एंड कहता है कि तूने जो ये प्रॉमिसरी नोट पार्टी बी को दिया था 90 लाख के बदले जो उससे गुड्स एंड सर्विस लेके, वो पे करने का टाइम आ गया है। सो जब अगर पार्टी ए के पास वो पैसा होता है तो वो बैंक को पे कर देती है, और नहीं होता है तो बैंक की काफ़ी सारी टर्म्स होती है जिससे वो जानती है कि पैसा कैसे निकलवाना है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। सरफेसी एक्ट एंड बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, सो वो हम आगे आने वाले सेशन में देखेंगे। तो लास्टली जो ये पैसा होता है वो बैंक और पार्टी ए के बीच में डीलिंग रहती है। सो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ये होता है कि जो बैंक पार्टी बी को पैसा देती है वो कंप्लीट 90 लाख नहीं देके उसमें से जितने भी डेज का ये डीलिंग होता है वो इंटरेस्ट काट के देती है। सो ये जो पैसा कटता है इसी को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। सो आई होप ये समझ आया होगा। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखते हैं कि बैंकिंग हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुआ था, बैंक क्या है, बट उससे पहले एक वीडियो क्लिप देखते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जिससे हमें पता चलेगा कि बैंक का नाम कहाँ से आया था। लेट्स टेक अ लुक। Today, the banking industry is considered as the backbone of the economy and has a major contribution to its growth. It's also the main driver for currency and financial stability. But how did the story of banking start? The term bank is derived from the Old Italian word banca, meaning a bench.
It referred to the public benches where money changers used to sit for exchanging coins or bills in the marketplace. But it's the goldsmiths of 17th century London who developed banking in its modern form. The goldsmith who used to store wealthy clients' gold in their private vaults soon began to lend this gold to others in exchange of a promissory note and the payment of an interest charge. That was the beginning of banking as we know it today. So yeah, I hope that was quite interesting. अब हम देखते हैं बैंकिंग हिस्ट्री. सो इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग. बैंकिंग स्टार्ट कहाँ से हुआ? सो बैंकिंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंडिपेंडेंस से पहले एंड इंडिपेंडेंस के बाद में, दैट इज प्री एंड पोस्ट. सो इंडिपेंडेंस से पहले हमें कुछ डेट्स याद रखनी है जो जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली डेट हम याद रखेंगे 1770. 1770 वो ईयर है बैंकिंग हिस्ट्री के लिए जब इंडिया में पहली बैंक स्टैब्लिश हुई थी जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान. सो 1770 में जब ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्टैब्लिश हुई थी, दो ये इंडिया में हुई थी बट उस टाइम हमारी कंट्री को काफी सारे लोग रूल करते थे. फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिशर्स की थी एंड अलेक्जेंडर एंड कंपनी जो कि डच लोगों की थी. सो अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने ये बनाया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान. लेटर वो डच लोग डिफीट हो गए एंड ये बैंक भी बंद हो गई, लेकिन स्टिल जो फर्स्ट बैंक हमारे यहाँ कहलाती है वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान. उसके बाद हम नेक्स्ट डेट याद रखेंगे 1865. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है बिकॉज 1865 में हमारे इंडिया में नेक्स्ट बैंक स्टैब्लिश हुई थी जिसका नाम है इलाहाबाद बैंक. इलाहाबाद बैंक. ऑल्सो जो इलाहाबाद बैंक है वो इंडिया की फर्स्ट कमर्शियल बैंक है. कमर्शियल बैंक क्या होती है ये हमने पढ़ा था. वो बैंक्स जो कि बोरोइंग एंड लेंडिंग दोनों का काम करती है उनको हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक. सो जो आपकी इलाहाबाद बैंक है वो सबसे ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक है जो उस टाइम शुरू हुई थी एंड अभी तक चल रही है. सो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, विच इज योर ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक? सो दैट इज योर इलाहाबाद बैंक. सो इसके नाम दो टैग है. इट इज द फर्स्ट कमर्शियल बैंक एंड इट इज द ओल्डेस्ट बैंक विच इज स्टिल रनिंग टिल डेट. इट इज रनिंग एज अ कमर्शियल बैंक. सो नेक्स्ट आती है आपकी इलाहाबाद बैंक. उसके बाद हम देखेंगे 1881 में जब स्टैब्लिश हुई थी ओथ कमर्शियल बैंक या अवध कमर्शियल बैंक. जो ये बैंक है इसके अंदर जितना भी इसका मैनेज एंड ओन का रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो सब इंडियंस के पास में था, बट इसकी जो लाइबिलिटी थी उस टाइम वो बहुत लिमिटेड थी. ये फुल लाइबिलिटी पे रन नहीं करता था, इसलिए हम इसको फर्स्ट स्वदेशी बैंक भी बोलते हैं. ऑल्सो जो अवध कमर्शियल बैंक थी वो ओपन हुई थी इंडिया में, रन कर रहे थे इंडियंस, बट स्टिल उसकी जो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में. तो उसके तुरंत बाद जो नेक्स्ट 1895 में आई वो थी पीएनबी, दैट इज योर पंजाब नेशनल बैंक. पंजाब नेशनल बैंक एक फुल लाइबिलिटी के साथ रन होने वाली बैंक थी जिसको ओपन किया था इंडिया में, रन करते थे इंडियंस और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी इंडियंस के हाथ में थी. सो अवध कमर्शियल बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक में यही डिफरेंस है कि अवध कमर्शियल बैंक लिमिटेड लाइबिलिटीज के साथ था, वेरएस पंजाब नेशनल बैंक फुल लाइबिलिटीज के साथ रन होता है. उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि 1911 की थी एंड आरबीआई जो कि 1935 में ओपन हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934. सो आरबीआई को हम अलग से पढ़ेंगे, ये हमारी सेंट्रल बैंक है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है. उसके बाद कुछ बैंक्स देखते हैं जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस आई, दैट इज आफ्टर 1947. दो बार बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ जो कि हमारी बैंकिंग हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है. जो बैंक का फर्स्ट नेशनलाइजेशन हुआ था वो हुआ था 19 जुलाई 1969 में, 19 जुलाई 1969 में, और जो सेकेंड नेशनलाइजेशन हुआ था वो था 1980 में. सो इस टाइम जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी तो 19 जुलाई 1969 में बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ जिसे हम राष्ट्रीयकरण भी बोलते हैं. तो नेशनलाइजेशन क्या होता है कि जब आपकी प्राइवेट बैंक होती है उनको जब हम पब्लिक सेक्टर बैंक में या पीएसबी में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो कहलाता है नेशनलाइजेशन. अब 1969 में ऐसा क्यों हुआ? तो अगर हम इससे पहले वाले ईयर्स देखेंगे 1965 से लेकर 68 तक, तब जब वॉर की सिचुएशन थी तब हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने लगी, लोगों के पास खाने के लिए और रहने के लिए भी नहीं था. सो उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था कि बैंक कॉमन पीपल को हेल्प करे. तो उस सिचुएशन के अंदर 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया और ये पहला नेशनलाइजेशन कहलाता है.
14 बैंक्स उस टाइम एक साथ नेशनलाइज्ड हुई थी. सो दैट वाज ऑन 19 जुलाई 1969. ऑल्सो जो बैंक नेशनलाइज्ड हुई थी वो हुआ था 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट के साथ, 50 करोड़ एंड मोर इन्वेस्टमेंट के साथ. उसके बाद सेकेंड नेशनलाइजेशन हुआ 15 अप्रैल 1980 में. सो 15 अप्रैल 1980 के अंदर 6 बैंक और नेशनलाइज हुई, दैट इज प्राइवेट से पब्लिक के अंदर कन्वर्ट हुई. एंड उस टाइम जो आपका इन्वेस्टमेंट था वो था 200 करोड़ एंड मोर. 200 करोड़ इन्वेस्टमेंट के साथ बैंक ओपन हुई. अगर अभी किसी बैंक को नेशनलाइज करना होता है तो इन्वेस्टमेंट रहता है 500 करोड़ एंड मोर. सो ये जो 20 बैंक्स का नेशनलाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम देखेंगे 1959. सो 1955. सो 1 जुलाई 1955 बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बिकॉज इसके अंदर जो पहले 3 बैंक थी बहुत पुरानी बैंकिंग हिस्ट्री में, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, दैट इज बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता एंड बैंक ऑफ बॉम्बे. वो तीनों बैंक जिनको हम एक साथ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, वो मर्ज होके और ट्रांसफॉर्म हो गई या नेशनलाइज्ड हो गई इनटू एसबीआई, दैट इज योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से ये बन गया एसबीआई इन 1 जुलाई 1955. सो ये एसबीआई का जो ग्रुप है उस टाइम एसोसिएट बैंक रहता था. उस टाइम ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी कि बहुत सारी बैंक ओपन हो, तो एसबीआई ने ही अपनी ब्रांच ओपन कर दी थी. फॉर एग्जांपल एसबीबीजे या स्टेट बैंक ऑफ त्रवणकोर, इस तरह एसबीआई की भी काफ़ी सारी ब्रांच थी. अब जाके वापस उनका मर्जर हो चुका है, बट पहले एसबीआई एंड एसोसिएट ब्रांच कहलाती थी. तो 1955 से लेके 59 तक एसबीआई एंड ग्रुप ही ऑपरेट करता था. सो दैट वाज द पीरियड ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ एसबीआई. ऑल्सो जो एसबीआई है वो लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है, उसी के साथ लार्जेस्ट बैंक है विद द हाईएस्ट ब्रांच. सबसे ज़्यादा अगर आप अभी इंडिया में किसी बैंक की ब्रांच देखेंगे तो वो एसबीआई है. अगर आप सबसे ज़्यादा कस्टमर देखेंगे तो वो भी एसबीआई के हैं. ऑल्सो अगर आप मैक्सिमम फंडिंग किसी बैंक की देखेंगे तो वो भी एसबीआई है. सो लार्जेस्ट कमर्शियल रनिंग पीएसबी अगर अभी के टाइम में कही जाए तो वो है आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. एंड लास्टली 1993 में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स फॉर्म हुई थी. सो ये है बैंकिंग हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट डेट्स. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब आता है आरबीआई, दैट इज अ सेंट्रल बैंक. बट बिफोर लर्निंग व्हाट इज आरबीआई, लेट्स टेक अ लुक ऑफ व्हाट इज अ सेंट्रल बैंक. सो विल take a small look on the video clip. Here we go. What is the role of central banks? Central banks oversee monetary policy to implement specific goals, such as currency stability, low inflation, and full employment. They determine the interest rates that influence the bank's pricing schemes and the economy's money supply. They issue currency and grant authorization to establish banks. Central banks also impose a threshold for capital requirements and place reserve requirements to ensure liquidity in crisis mode. They shape lending policies through margin requirements and other tools, and they act as a lender of last resort to finance banks that need liquidity. Okay, so that was all about central bank. So अब हम देखते हैं हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक विच इज़ आरबीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हर इकोनॉमी में एक सेंट्रल बैंक होता है जो कि बाकी जितनी भी बैंक्स होती है उन सबको गाइडलाइन देता है और सारी बैंक उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रन करती है. सो अगर हम कहीं भी देखें, फॉर एग्जांपल अमेरिका का सेंट्रल बैंक कहलाता है यूएस फेड बैंक या फिर यूएसए फेडरल बैंक. अगर यूरोप देखें तो उसका बैंक है ईसीबी, दैट इज यूरोप सेंट्रल बैंक. इसी तरह इंग्लैंड का है बैंक ऑफ इंग्लैंड. चाइना का कहलाता है पीपल्स बैंक. जापान का कहलाता है बैंक ऑफ जापान. तो हर इकोनॉमी में एक सेंट्रल बैंक होती है जो कि बाकी सारी बैंक्स को रन करने के लिए बहुत यूजफुल होती है. सो आरबीआई का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ये बैंकिंग की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है. जितना भी बैंक काम करता है फ्रॉम ए टू जी वो सब कंट्रोलिंग होती है आरबीआई के हाथ में. ऑल्सो ये बैंक को रूल्स एंड रेगुलेशंस देता है, गाइडलाइंस बनाता है जिसके अकॉर्डिंग बैंक को रन करना होता है. और बैंकिंग के अंदर अगर रेगुलेशन का, सुपरवाइजन का एंड मॉनिटरिंग का काम होता है तो वो सब की सब आरबीआई करता है. इसलिए इसको हम फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर भी बोलते हैं. सो हमारा पूरा मार्केट को रेगुलेट करने की ओनली ऑथराइजिंग बॉडी एंड ओनली पेरेंट बॉडी है आरबीआई. और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि अगर बैंक की लाइसेंसिंग हमें करनी है, कोई भी नया बैंक ओपन हुआ है उसको लाइसेंस देना है, तो वो होगा सब कुछ अंडर आरबीआई. सो अब हम देखेंगे कुछ फंक्शंस ऑफ आरबीआई की क्या क्या होते हैं. सो विल स्टार्ट.
पहला फंक्शन अगर हम देखें तो वो है मॉनेटरी अथॉरिटी। तो जो भी मेन हेड ऑफ अथॉरिटी होती है सेंट्रल बैंक की, वो होती है बाकी सारी बैंक्स को मॉनिटर करना। जो भी बैंकिंग फंक्शंस परफॉर्म कर रही है उन सब का जो कंट्रोल एंड कमांड होता है वो होता है आरबीआई के हाथ में। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज अ रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। जैसा कि हमने देखा कि मार्केट के अंदर अगर हमें कुछ भी कंट्रोल करना है, चाहे वो न्यू करेंसी इशू करनी है, चाहे डिमोनेटाइजेशन के टाइम नोट्स को बंद करना है, या कोई भी तरह का फाइनेंशियल सिस्टम, वो सब होगा अंडर द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट है कि ये फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है। अगर हमें फॉरेन करेंसी के साथ डील करना है तो उसके लिए जो बॉडी होगी वो भी कहलाएगी आरबीआई। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ फेक करेंसी। अगर मार्केट में फेक करेंसी सर्कुलेट हो रही है तो वो डिटेक्ट करना एंड डिक्लेयर करना का भी काम है आरबीआई का। उसके बाद ये कहलाती है बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। सी, आरबीआई को बैंकर ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि कभी कभी मार्केट में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे गवर्नमेंट को मॉनेटरी हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है, जहां पे गवर्नमेंट को मनी रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम आरबीआई अपने पास एक स्टॉक रिजर्व रखता है और जब भी गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है तब वो आरबीआई से इस स्टॉक की हेल्प के लिए बोलता है। सो वो जो बेसिकली स्टॉक रिजर्व होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड। सो ये जो बॉन्ड होता है वो आरबीआई गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराती है। गवर्नमेंट इसके साथ एक रिटन डिक्लेरेशन देती है दैट आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ये लोन लेते हैं एंड जब भी हमारे पास मनी वापस आएगा तब हम आरबीआई को रिटर्न कर देंगे। सो इस पॉलिसी के अंडर आरबीआई गवर्नमेंट को भी डायरेक्टली हेल्प करती है, इसलिए हम आरबीआई को बोलते हैं बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, इट इज द रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। जितना भी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम होगा हमारी कंट्री में वो सब कंट्रोल करेगी आरबीआई। उसके बाद डेवलपर फंक्शंस, अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग और भी काफ़ी सारे काम होते हैं जैसे कि सब्सिडीज वगैरह होती है, उनका डेवलपमेंट एंड उनका कंट्रोलिंग भी होता है आरबीआई के हाथ में। उसके बाद है बैंकर्स बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर बैंक को हेल्प करने के लिए जो मेन अथॉरिटी बॉडी है वो सेंट्रल बैंक है। इशूअर ऑफ करेंसी, अगर हमें कोई भी न्यू नोट मार्केट में इशू करवाना है तो उस सबका जो मेन हेड है वो होगा आरबीआई। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फंक्शन काफ़ी सारी रेट्स होती है जो हमारी इकोनॉमी को रन करने के लिए क्रूशियल होती है, वो भी डिसाइड करती है आरबीआई। उसे हम आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, एमएसएफ, तो ये सब के सब रेट्स देने का भी जो वर्किंग बॉडी है वो होती है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो अगर हम अभी करंटली देखें तो श्री शक्तिकांत दास जो कि गवर्नर है आरबीआई के, और ये हमारे 25th गवर्नर है अभी एट प्रेजेंट। ही इज द 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। और जो हमारा बॉडी होता है उसके अंदर गवर्नर इज ऑलवेज फॉलोड बाय 4 डेप्यूटी गवर्नर। अभी 3 हैं, श्री एमपी कानून घोष, श्री एमके जैन एंड डॉक्टर एमडी पात्रा। अभी 3 डेप्यूटी गवर्नर है बिकॉज विरल आचार्य जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया एंड एक न्यू डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं विच इज एनएस विश्वनाथन। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं कि जिसने रिजाइन किया वो कौन थे, तो उनका नाम है विरल आचार्य एंड जिनको रीअपॉइंट किया गया है 1 ईयर के लिए वो है एनएस विश्वनाथन। ऑल्सो अगर हम देखें तो आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे। एंड अगर फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करें तो वो थे सीडी देशमुख। ऑल्सो जो केजी उदेशी थी वो फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी गवर्नर थी। तो ये कुछ फैक्ट्स है आरबीआई से रिलेटेड जिन्हें हमें ध्यान रखना है। आरबीआई आता है अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 जहां से इसकी सारी एक्टिविटीज मेंशन की जाती है। ऑल्सो जो हेडक्वार्टर है वो पहले था कोलकाता में, बट 1937 के बाद आरबीआई का परमानेंट हेडक्वार्टर हो गया है मुंबई में। सो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं और उनका क्या स्ट्रक्चर है। तो जनरली आरबीआई के अंदर 20 या 21 मेंबर्स का टीम होता है, फॉलोड बाय एक गवर्नर होंगे जो कि करंटली शक्तिकांत दास है, एंड नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये फुल टाइम ऑफिसर्स होते हैं और इनका जो मैक्सिमम टेन्योर है वो 5 ईयर का होता है या बिफोर 62, जो भी पहले आ जाए, या तो टिल एज ऑफ 62 या फिर 5 ईयर्स, तो ये लोग रहते हैं। ऑल्सो दे आर केपेबल ऑफ रीअपॉइंटमेंट, ये फिर से इलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं 4 डायरेक्टर्स जो कि नॉमिनेट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से एंड एक लोकल बॉडी से इन्हें लिया जाता है, और इनका जो टर्म होता है ऑफिस का वो अकॉर्डिंग टू द मेंबरशिप ऑफ लोकल बोर्ड जैसा कंट्रोल करता है उसके अकॉर्डिंग होता है।
सो सी हम आरबीआई को अगर और डिटेल में समझे अगर इसके स्ट्रक्चर को, तो क्या होता है, आरबीआई की जो सबसे मेन हेडक्वार्टर बॉडी है वो है मुंबई के अंदर, जो इसका सबसे मेन ऑफिस है या हेडक्वार्टर है। उसके बाद आता है लोकल बोर्ड ऑफिसेज आरबीआई के, जो कि 4 जगह है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। तो सबसे पहले हेडक्वार्टर फॉलोड बाय 4 लोकल ऑफिसेज विच आर इन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। उसके बाद इनके आते हैं रीजनल ऑफिस, फिर आता है सब रीजनल ऑफिस और फिर आता है बैंक्स। तो ये है आरबीआई का स्ट्रक्चर। सबसे जो डेप्यूटी गवर्नर एंड जो गवर्नर है वो जहां बैठते हैं, एंड आरबीआई के जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सब होते हैं उसकी मेन बॉडी से, यानी कि हेडक्वार्टर से, जो कि है मुंबई में। उसके बाद आते हैं 4 लोकल ऑफिस जहां से ये 4 डायरेक्टर नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये जो 4 बॉडी है वो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता में। उसके बाद आते हैं रीजनल ऑफिस, फिर आते हैं सब रीजनल ऑफिस एंड लास्टली आती है बैंक्स। तो अगर बैंक को भी कुछ आरबीआई से काम होगा तो वो रिवर्स ऑर्डर में जाएगा। बैंक सबसे पहले रेफर करेगा सब रीजनल ऑफिस को, फिर जाएगा रीजनल ऑफिस के पास, वो जाएंगे लोकल ऑफिस के पास और फिर जाएगी बात हेडक्वार्टर में। सो इस तरह आरबीआई का स्ट्रक्चर फॉलो होता है। उसके बाद 10 डायरेक्टर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और वो सारे एक्सपर्ट होते हैं अलग अलग फील्ड में, चाहे वो बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो या फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो। उन सब में से एक एक एक्सपर्ट को लिया जाता है। उनका जो टेन्योर होता है वो होता है 4 ईयर का, एंड ऑल्सो वो भी एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। एंड लास्टली जो इसमें गवर्नमेंट है वो होता है जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, और जो टर्म होता है ऑफिस का वो डिपेंड करता है पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो इस तरह स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई वर्क करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक कितने टाइप्स की होती है और क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, बट उससे पहले एक वीडियो क्लिप देखते हैं ऑन टाइप्स ऑफ बैंक। Today, several types of banks exist to answer the different needs of consumers and to give them a choice in the way they manage their money. A retail bank, for example, provides services to individuals. Commercial and corporate banks serve small to mid-sized businesses and large enterprises. Investment banks specialize in large and complex financial transactions. Private banks offer a personalized financial and banking service to high net worth individuals. ओके, सो अब इसको और डिटेल में समझते हैं। जो सबसे पहला होता है वो है सेंट्रल बैंक, जो कि हमारे केस में है आरबीआई, जो कि मेन रेगुलेटिंग बॉडी है सारी बैंक्स की, आरबीआई। तो सबसे पहले होती है सेंट्रल बैंक विच इज डिवाइडेड इनटू शेड्यूल, नॉन शेड्यूल एंड स्पेशलाइज्ड बैंक या फिर स्केड्यूल्ड। तो जो भी शेड्यूल बैंक होती है उनके अंदर आती है कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद नॉन शेड्यूल बैंक वो 2 टाइप की होती है, एक तो जिनका पेड अप कैपिटल 5 लाख से कम है, एंड दूसरी इंडिजीनियस बैंक, ये स्मॉल लेवल पे रन करने वाली बैंक्स होती है। एंड उसके बाद आती है स्पेशलाइज्ड बैंक, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी जो है वो है डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और भी बहुत सारी स्पेशलाइज्ड बैंक होती है, फॉर एग्जांपल एक्सचेंज बैंक, एग्जिम बैंक, जो कि आपके एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए होती है। फिर आती है रिटेल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक। सो ये सब पे कहलाती है स्पेशलाइज्ड बैंक, जिनका अलग अलग पर्पस होता है। सबसे पहले देखते हैं शेड्यूल्ड बैंक, जिसमें 2 टाइप होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक वो होती है जो कि एक स्टेट में रन हो रही है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में रन होने वाली एक कोऑपरेटिव बैंक है, तो उसका नाम होगा महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो वो आपको और किसी स्टेट में नहीं मिलेगी, वो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए होगी। उसके बाद आती है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जो कि पूरे सेंट्रल के लिए रन करती है। फिर एक आती है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जो कि एक पर्टिकुलर सिटी के लिए या उस डिस्ट्रिक्ट के लिए ही रेस्ट्रिक्टेड होती है, उसकी और कहीं ब्रांचेस नहीं होती। मान लो कि सूरत डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, तो वो उसकी ब्रांच सिर्फ सूरत में होगी, वो आपको बड़ौदा, अहमदाबाद और कहीं नहीं मिलेगा। तो वो स्मॉल लेवल पे ओपन की जाने वाली बैंक कहलाती है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। उसके बाद एक टाइप की कोऑपरेटिव बैंक होती है जिसका नाम है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोर्सेज और क्रेडिट सोसाइटीज। ये वो बैंक होती है जो कि एग्रीकल्चर मैटर से रिलेटेड स्मॉल लेवल पे ओपन की जाने वाली बैंक्स होती है। अब हम देखेंगे कमर्शियल बैंक, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक 2 टाइप्स की होती है, जैसे कि ओल्ड प्राइवेट सेक्टर एंड न्यू प्राइवेट सेक्टर। काफी सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इन बैंक्स को कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने पर्सनल मोटिव के लिए ओपन करते हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। सो जो भी प्राइवेट बैंक्स होती है, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, फिर येस बैंक है, एक्सिस बैंक है, सो ये सारी आपकी प्राइवेट बैंक्स कहलाती है। उसके बाद आती है पब्लिक सेक्टर बैंक।
पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स होती है जिसके अंदर मोर देन 51% होल्डिंग या स्टेक जो है वो कि गवर्नमेंट का होता है। सो 50% से ज्यादा होल्डिंग उसमें गवर्नमेंट रखती है और वो पीपल के बेटरमेंट के लिए ओपन की जाने वाली बैंक है। अगर अभी करंटली देखें तो लार्जेस्ट पीएसबी या पब्लिक सेक्टर बैंक है एसबीआई, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ओपन हुई थी 1 जुलाई 1955 से और अभी तक की सबसे ज्यादा कस्टमर की या सबसे ज्यादा फंडिंग रेज करने वाली बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके अलावा दूसरी भी नेशनलाइज्ड बैंक होती है, फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये सब कहलाती है पब्लिक सेक्टर बैंक। तो अब हम देखेंगे कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। सी, कमर्शियल बैंक्स वो बैंक होती है जो कि बोरोइंग एंड लेंडिंग का काम करती है, जो कि बेसिक बैंक के वर्क्स है वो परफॉर्म करती है। सो टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स हमने देखी काफी सारी, जो कि एसबीआई है या दूसरी पीएसबी है, वो सब कमर्शियल बैंक कहलाती है। कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन होते हैं डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांट करना, क्रेडिट फंक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, और इनके सेकेंडरी फंक्शन होते हैं एजेंसी सर्विस देना, जैसे कि एजेंसी प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाना, और दूसरे होते हैं जनरल यूटिलिटी सर्विस देना, जैसे कि लॉकर की फैसिलिटी है या चेक की है या सिक्योरिटी की फैसिलिटी। सो ये सब कमर्शियल बैंक के मेजर रोल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। सी, अगर ओनरशिप में समझे तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक होती है उसमें 50% से ज्यादा जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट की होती है, एंड जो प्राइवेट सेक्टर बैंक होती है उसमें जो भी पर्टिकुलर बिजनेसमैन या कोई प्राइवेट कंपनी ओपन करवा रही है उनका ओनरशिप होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक होती है वो सिर्फ उसके इंडिया में ही ब्रांचेस होती है, फॉरेन में नहीं होती, वेयर जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसकी ब्रांचेस फॉरेन में भी होती है। अगर ऑब्जेक्टिव देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो सोसाइटी को हेल्प करने के लिए ज्यादा बनी है, वेयर जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए बनती है। किसी इंडिविजुअल को खुद का अगर प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक ओपन की जाती है। शेयर होल्डिंग की अगर बात करें तो इसमें 50% शेयर होल्डिंग जीओआई, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो टोटल कैपिटल है वो शेयर होल्डर ऑफ द बैंक के पास जाता है। जो भी बैंक ओपन करवाता है उसी की शेयर होल्डिंग होती है। एम्प्लॉयज की अगर बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक में जो एम्प्लॉयज है वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, एंड प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉय है वो जो शेयर होल्डर होता है बैंक का वो उसे अपॉइंट करता है। एंड लास्टली अगर प्रॉफिट की बात करें तो द प्रॉफिट अर्न बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक गोज टू द गवर्नमेंट, एंड इसके अंदर जो प्रॉफिट अर्न होता है दे गो टू द शेयर होल्डर ऑफ द बैंक। जो भी बैंक का शेयर होल्डर होगा उसके पास प्रॉफिट चला जाएगा। अब हम देखेंगे स्पेशलाइज्ड बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स की बैंक है जो कि अभी करंटली इंडिया में रन कर रही है। इन बैंक्स का काम बोरोइंग एंड लेंडिंग से बहुत अलग है, क्योंकि ये अलग अलग एरियाज में वर्क करती है। इनका अलग अलग जोन होता है जहां पे इनको रन किया जाता है। सो स्पेशलाइज्ड बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पेशलाइज्ड बैंक है वो है डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। स्पेशलाइज्ड बैंक का की फैक्टर्स होते हैं कि वो किसी किसी पर्टिकुलर फैक्टर्स के लिए वर्क करती है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल फैक्टर के लिए वर्क करेगी, एग्रीकल्चर फैक्टर के लिए वर्क करेगी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए वर्क करेगी, या फिर हाउसिंग के लिए वर्क करेगी। सो अभी इंडिया में 5 मेजर डेवलपमेंट बैंक है, स्टार्टिंग फ्रॉम IFCI विच इज इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर आता है SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फिर आता है नाबार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फिर आता है EXIM एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, एंड लास्टली NHB विच इज नेशनल हाउसिंग बैंक। सो ये सारी बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है अभी अगर हम देखें बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सो डेवलपमेंट बैंक जो होती है उनका काम बोरोइंग से ज्यादा लेंडिंग का होता है। वो लोग डिपॉजिट नहीं रखती, रादर वो मनी डिपॉजिट रखने के बजाय आपको लोन्स देती है, और वो अलग अलग फैक्टर्स में काम करती है। सो अगर हम डेवलपमेंट बैंक को देखें तो उसके 3 मेजर पॉइंट होते हैं। पहला, वो किसी की फैक्टर के लिए असाइंड होती है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री है या एग्रीकल्चर है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। दूसरा, उनका काम सिर्फ लेंडिंग का होता है, बोरोइंग का नहीं होता। एंड थर्डली, ये बैंक कभी भी डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ डील नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें नाबार्ड को, जो कि एक एग्रीकल्चरल बैंक है, तो एग्रीकल्चरल बैंक मतलब फार्मर से रिलेटेड है, बट अगर फार्मर को कोई लोन लेना है तो वो डायरेक्ट नाबार्ड के पास नहीं जाएगा, ना ही नाबार्ड उसको डायरेक्ट लोन देगा। रादर इनके बीच में एक इंटरमीडिएटिंग बॉडी होती है जो इनको कनेक्ट करती है। इस केस में है जैसे RRB, जिनको हम बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। सो डेवलपमेंट बैंक कभी भी डायरेक्ट कस्टमर को टारगेट नहीं करता है, वो इंटरमीडिएट बॉडी के साथ टारगेट करते हैं, एंड वो बॉडीज कस्टमर के साथ डील करते हैं। सो नाउ व्हाट इज RRB?
दो और बैंक्स होती है, फॉरेन बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक। तो जितनी भी हमने कमर्शियल बैंक पढ़ी उसमें थी पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, दो और पढ़ेंगे, दैट इज रीजनल रूरल बैंक एंड फॉरेन बैंक। इससे पहले देखते हैं फॉरेन बैंक क्या होती है। फॉरेन बैंक वो बैंक होती है जिनकी जो मेन हेडक्वार्टर है और जो रजिस्ट्रेशन है वो फॉरेन में हो चुका है, बट उनकी कुछ ब्रांच है जो कि इंडिया में ओपन हुई है, जैसे कि HSBC है विच इज हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन। तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन यूके में है, बट इंडिया में उसकी ब्रांचेस है। तो इनको ड्यूअल रेगुलेटरी फॉलो करनी होती है। एक तो ये वहां की रेगुलेटरी फॉलो करेंगे जहां पे इनका हेडक्वार्टर है, और दूसरी क्योंकि इनकी ब्रांच इंडिया में है तो ये हमारी सेंट्रल बैंक दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। ऑल्सो जो HSBC है वो पहली ऐसी बैंक है जो कि ATM का कॉन्सेप्ट इंडिया में लेकर आई थी, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फॉरेन बैंक्स का मेजर रोल होता है प्रॉफिट मेकिंग का, और इनकी ब्रांचेस हमको इंडिया में भी मिलेगी। नेक्स्ट आती है RRB जो कि है रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक वो बैंक्स होती है जो ऐसे एरियाज में ओपन की जाती है जहां पे नॉर्मल पब्लिक को बैंकिंग की एक्सेस नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल रूरल एरियाज में। तो ऐसे छोटे एरियाज में जहां पे आपको बैंक नहीं मिल पाए वहां बनती है रीजनल रूरल बैंक। सो रीजनल रूरल बैंक्स आर द लोकल लेवल बैंकिंग ऑर्गेनाइज and operating in different state of India, created with a view to serve primarily the rural areas of India with basic banking and financial services। तो इनका जो मेजर वर्क होता है वो ये होता है कि रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। ऑल्सो जो RRBs होती है उसके अंदर जो 75% स्टेक होता है या जो 75% होल्डिंग होती है वो जाती है प्रायोरिटी सेक्टर्स में। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर सेक्टर में, या काफी सारे और भी जिनको हम लेटर पढ़ेंगे उनको बोलते हैं PSL दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो RRB का जो 75% है वो चला जाता है प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंदर। उसके बाद देखेंगे द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ RRB इज लिमिटेड एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो RRB का जो एरिया होता है वर्किंग वो बहुत लिमिटेड होता है, चाहे वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हो या कोई विलेज हो तो उतने में ही RRB रिस्ट्रिक्टेड रहता है। और अगर कमेटी की बात करें तो RRB को स्टार्ट किया था नरसिम्हन कमेटी में। कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक अलग से हम सेशन लेंगे। सो RRB को स्टार्ट करने वाली जो कमेटी थी वो थी नरसिम्हन कमेटी विच कॉन्सेप्चुअलाइज्ड द फाउंडेशन ऑफ RRB इन इंडिया, जिसने इंडिया के अंदर RRB का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। ऑल्सो अगर हम बात करें तो RRB जो है वो ओपन हुई थी October 5, 1975 में। तो इसकी जो डेट है दैट इज October 5, 1975, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे इंडिया के अंदर पहली RRB थी उसका नाम है प्रथमा ग्रामीण बैंक, वो फर्स्ट RRB कहलाई थी। ओके, सो RRB कमर्शियल बैंक की तरह ही होती है जो कि फाइनेंसिंग का काम करती है, बट इनके ऊपर जो इनकी फाइनेंसिंग बॉडी होती है वो कोई और होती है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में है नाबार्ड। और अगर हम RRB की ओनरशिप की बात करें तो RRB की जो ओनरशिप है वो 3 मेजर पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से जो पहला पार्ट है वो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 50%। उसके बाद जो सेकंड ओनरशिप है वो जाती है स्टेट गवर्नमेंट को बाय 15%। एंड लास्टली जो रिमेनिंग 35% है वो चला जाता है स्पॉन्सर्ड बैंक को। और ये स्पॉन्सर्ड बैंक वो पब्लिक सेक्टर बैंक होती है जो कि नेशनलाइज की गई है नेशनलाइजेशन एक्ट के द्वारा, जो कि हमने पहले पढ़ा था 20 बैंक्स जो कि नेशनलाइज हो चुकी है। सो जो RRB है उसकी जो ओनरशिप है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 50% से जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, उसके बाद 15% से जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेती है, एंड लास्टली 35% से जो कि रिमेनिंग स्पॉन्सर्ड बैंक ले लेती है। ओके, उसके बाद लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी करंटली रनिंग है वो है पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये न्यूली इंट्रोड्यूस बैंक है, इस पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे कि पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है। इन दोनों बैंक्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत क्लियर है। फर्स्ट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, इनको हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को या फाइनेंशियल मार्केट को इम्प्रूव करना है। एंड जो इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव है वो है कि इसको डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करना है या फिर कैशलेस इकोनॉमी को बूस्ट करना है। जो भी पेमेंट बैंक होती है एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है उनका 2 ही मेजर फंक्शन होता है, या तो वो हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन पे हेल्प करेंगे या फिर वो ऑनलाइन बैंकिंग जिसको हम डिजिटल बैंकिंग भी बोलते हैं उसको बूस्ट करेंगे। अब हम डिफरेंस समझते हैं कि पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या डिफरेंस होता है। जो पेमेंट बैंक होती है वो वॉलेट बेस्ड बैंकिंग होती है, जैसे कि आपका पेटीएम हो गया या फोन पे
तो इस तरह की जो वॉलेट बेस्ड बैंकिंग होती है उसको हम बोलते हैं पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक डिपॉजिट तो करती है लेकिन लेंडिंग का काम नहीं करती, आपको लोन्स नहीं प्रोवाइड करेगी। वेरेज जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है वो बैंक होती है जो कि लिमिटेड एरिया में एक्सेस होती है, लिमिटेड एरिया में बनाई गई बैंक्स होती है और वो दोनों काम करती है, बोरोइंग का भी करती है एंड लेंडिंग का भी करती है। और जो उसकी लेंडिंग की लिमिट है वो है 25 लाख। सो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो 25 लाख तक का लेंडिंग आपको प्रोवाइड करती है। ऑल्सो अगर हम देखें इनके स्टार्टअप की बात, तो जो पेमेंट बैंक है वो इंट्रोड्यूस्ड हुई थी 19 अगस्त 2015 में, जब आरबीआई ने इसको लाइसेंस दिया था 19 अगस्त 2015 में। और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो उसके एक महीने बाद, दैट इज 17 सितंबर 2015 में बना था। तो ये दोनों रिसेंटली रन होने वाली बैंक है और करंटली बहुत ट्रेंड में है। ऑल्सो अगर हम देखेंगे तो 11 पेमेंट्स बैंक थी जिन्होंने आरबीआई के लिए लाइसेंस किया था और अभी जो करंटली रनिंग है वो 7 है। एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर 10 माइक्रो फाइनेंस कंपनी या स्मॉल कंपनीज थी जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था और अभी 10 की 10 करंटली रनिंग में है। तो फर्स्ट पेमेंट बैंक अगर हम देखें तो वो थी एयरटेल पेमेंट बैंक। एंड अगर फर्स्ट हम ये देखें स्मॉल फाइनेंस बैंक तो वो थी कैपिटल लोकल एरिया बैंक, जो कि एक लुधियाना बेस्ड कंपनी है। सो कैपिटल लोकल एरिया बैंक हमारी फर्स्ट बैंक हुई। ऑल्सो जो लोकल बैंक होती है वो लिमिटेड एक्सेस में थी पहले, मान लो जालंधर या लुधियाना या पंजाब तक ही उनका रीच था, पर अगर आगे उनको अप्रोच करना है तो लोग उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, मान लो कि बैंक फेल हो जाए या उनका सक्सेस इतना हो पाए या नहीं। पर जब आरबीआई ने उनको गाइडलाइंस दी और वो जब आरबीआई के अंडर रजिस्टर होने लगे तब उनको रजिस्टर किया गया नाम से बैंक लिमिटेड बाय आरबीआई। तो जब उन पे टैग लगा बैंक लिमिटेड बाय आरबीआई तब से स्मॉल फाइनेंस बैंक का रीच बढ़ने लगा। सो अभी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उन पे भी काफ़ी ट्रस्ट इशू बढ़ने लग गया है, लोग बहुत ट्रस्ट करने लगे हैं। सो ये करंटली बहुत ट्रेंडी है। ओके और जो कमेटी अगर हम देखेंगे तो पेमेंट बैंक में जो कमेटी थी वो थी नचिकेत एम मोर कमेटी एंड स्मॉल फाइनेंस की थी उषा थोर कमेटी, इसको हम आगे और देखेंगे। सो अब बेसिक डिफरेंस देखते हैं। पेमेंट बैंक क्या क्या प्रमोट कर सकती है, ये एक वॉलेट बेस्ड बैंकिंग होती है या ऑनलाइन बैंकिंग होती है। सो ये टेलीकॉम कंपनीज को, एनबीएफसीज को, बिजनेस कॉरेस्पॉन्ड्स को, सुपरमार्केट को और कोऑपरेटिव सेक्टर्स को, इन सबको प्रमोट करती है। और जो स्मॉल बैंक्स होती है वो इंडिविजुअल या प्रोफेशनल होते हैं जिनको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है माइक्रो फाइनेंस कंपनी में, उनको प्रमोट करती है। पेमेंट बैंक क्या क्या करती है, उनका जो मिनिमम कैपिटल है वो 100 करोड़ का होना चाहिए, जिसमें से जो 75% डिपॉजिट है वो गवर्नमेंट बॉन्ड के फॉर्म में रहना चाहिए और जो 25% है वो दूसरी बैंक्स को होना चाहिए। ऑल्सो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके अंदर भी जो मिनिमम कैपिटल है वो 100 करोड़ का होना चाहिए और उसके अंदर 75% लोन्स होने चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर को एंड जो 25% है वो ब्रांचेस में होना चाहिए। ऑल्सो दे शुड हैव 25% ऑफ ब्रांचेस इन अनबैंक्ड, बी फुली नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन, फुली रन होनी चाहिए, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक एक फुली रन पेमेंट बैंक है और उनका 1 लाख कैपिटल होना चाहिए डिपॉजिट के लिए किसी भी अकाउंट में। और इनका जो है वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट नेटवर्क होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अब पेमेंट बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो क्या कर सकती है। सो हम देखेंगे कि एक तो वो इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, दूसरा वो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एंड पेंशन को भी बेचती है, थर्ड वो बिल पेमेंट सर्विसेज में हेल्प करती है कस्टमर्स को। ऑल्सो दे परफॉर्म एज बिजनेस कॉरेस्पॉन्ड की तरह भी वो काम करेगी। और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है वो फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज के लिए काम करती है कस्टमर्स के थ्रू, वो भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एंड पेंशन को सेल करती है। दे कैन कन्वर्ट इनटू फुल फ्लेज्ड बैंक, अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक सक्सेसफुली रन होती है तो वो एक फुल फ्लेज्ड बैंक के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है एंड दे कैन एक्सपैंड अक्रॉस द कंट्री। सो अब जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो ट्रस्ट गेन करने के बाद कंट्री में भी एक्सपैंड हो सकती है। व्हाट दे कांट डू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या क्या नहीं कर सकते हैं। सो जो पेमेंट बैंक होती है वो कभी भी क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, लोन्स को एक्सटेंड नहीं करेगी, क्रॉस बॉर्डर वर्क नहीं करती है और एनआरआई से डिपॉजिट नहीं लेती। और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो भी लोन्स को एक्सटेंड नहीं करती, ना सब्सिडरीज को फ्लोट करती है एंड दे डोंट डील इन द सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट के साथ उनका डीलिंग नहीं रहता है। सो ये बेसिक डिफरेंस था स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक में।
इसे हम और डिटेल में देखेंगे. So that was your all about what is banking, types of banking, कितने तरह की होती है, RBI, the central bank, the roles and the function and the structure of RBI. So ये सब हमने देखा and that's all for the video today. Let's see a small clip before moving forward. What do we know today about the future of banking? Direct channels such as mobile and the internet are becoming increasingly important in retail banking as they are in our everyday's life. Customers today expect financial firms to listen, respond, and offer services through social media. Customers across all segments expect highly personalized, convenient, and reliable service, along with 24/7 accessibility. Banking is no longer somewhere you go, but something you do. So yes, that is right. So we have evolved a lot from history of banking to this digital banking. So इसलिए हम coming session में देखेंगे कि how important is the digital banking and the online banking. That was all for today. Thank you for joining us. Stay tuned to our channel and hope you like it. Thank you.